Students, today we will do our 10th chapter, The Banyan Tree, बरगद का पेड़, जो लिखी गई है रस्किन बॉन्ड, हमारे इंडिया के फेमस राइटर जो देहरादून से बिलोंग करते हैं उनके द्वारा लिखी गई है. बिफोर यू रीड, हैव यू सीन अ mongoose? Have you read in lesson 9? You have read in lesson 9 that a mongoose can fight with and kill a snake. जैसा तुमने लेसन 9 में पढ़ा था कि mongoose जब snake के साथ fight कर रहा था तो उसने snake को मार दिया था. Now look at the picture and read lines given below with them. अब नीचे एक पिक्चर देखो सांप की और नेवले की जो पिक्चर है. इसके साथ भी कुछ लाइंस लिखी गई हैं. द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूस इज़ अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया. ये एक क्लासिक ड्रामा है जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है. इसके रिगार्डिंग तुम लोगों ने कई सारी स्टोरीज भी सुनी होंगी, बचपन में भी सुनी होगी, जो एक काफ़ी फेमस स्टोरी है. इवन बुक्स के अंदर भी हम पढ़ते हैं उस स्टोरी को. हिंदी में थी वो सांप और नेवला, जिसके अंदर एक छोटा बच्चा था जो सो रहा था और उसकी मालकिन जो थी वो मंगूस से बहुत ज़्यादा खफा रहती थी. तो वो उसके भरोसे उस बच्चे को छोड़कर जाती पानी भरने के लिए, और जब वो पानी भर कर आती है तो नेवला दरवाजे पर खुश होकर खड़ा था कि मैंने सांप से बच्चे को बचाया. लेकिन जो वो ब्लड देखती है उसके पूरे फेस पे और उस पर, तो वो सोचती है कि उसके बच्चे को उसने मार डाला है, तो वो उसको वहीं पे ही मार देती है. लेकिन जब अंदर जाती है देखती है बच्चा आराम से सो रहा है, लेकिन साथ में स्नेक मरा हुआ है. तो उसको बड़ा दुख होता है कि मैंने, जिसने उसकी जान बचाई उसी को मार दिया. तो इस तरह की काफ़ी सारी स्टोरीज, काफ़ी सारे हमारे क्लासिक ड्रामाज जो इंडिया के अंदर हम सुनने को मिलते हैं. द mongoose इज नॉट इम्यून टू द venomous बाइट. अब मंगूस जो है वो फ्री नहीं है अपने विषैले बाइट के लिए, बट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन दैन द स्नेक. लेकिन वो बहुत फास्ट है और क्विक है, एकदम से मतलब कि तेजी है, फुर्ती है उसके अंदर स्नेक से ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा फेमस है. द कोबरा assumes a posture of defense and attempts to reach the animal by a sweeping strike. और कोबरा जो है वो क्या है, उसका जो पोस्चर होता है वो सिर्फ अपने आप को मतलब कि डिफेंस करता है, और वो अटेम्प्ट करता है दूसरे के ऊपर सिर्फ उसको निगलने के लिए या डंक मारने के लिए. बट द क्विक मोशन मूविंग mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another. लेकिन mongoose जो है वो इतना शातिर, मतलब कि इतना तेज होता है कि वो सीधा स्नेक के ऊपर अटैक करता है, जंप कर देता है another direction before the snake can get into striking position again. This constant movement tires and discourages the snake, and the mongoose is finally able to leap in close and bury its teeth in the snake's neck. इस तरीके से इनके बीच में जब फाइटिंग चलती है, लेकिन mongoose जो है वो बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, मतलब कि मोशंस के अंदर बहुत जल्दी वो करता है, लेकिन स्नेक इतना जल्दी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो हमेशा क्या होता है, mongoose उसकी गर्दन तक में अपने दांत गड़ा देता है. तो इसलिए वो इसीलिए वो जीत जाता है. इट्स टीथ इन द स्नेक्स यूजुअली सर्विंग द जॉइंट ऑफ इट्स वेन. जानवरों की रीढ़ की हड्डी जो मतलब कि जहाँ पर होती है वो उसके ऊपर जब अटैक करता है, तो इसीलिए वो जीत जाता है. नाउ कम टू द स्टोरी. यू मस्ट हैव सीन अ banyan tree. banyan tree, बरगद का पेड़, तो तुम लोगों ने देखा ही होगा. दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ. अब ये स्टोरी है जो ऑथर ने देखा जब वो एक यंग बॉय था. व्हेन ही वाज सिटिंग इन एन ओल्ड banyan ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस. जब वो एक पुराने बरगद के पेड़ पर अपने ग्रैंडफादर के हाउस में बैठा हुआ था. दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्स टू माई the house and the
grounds belongs to my grandparents. The magnificent old banyan tree was mine. अम, जो ग्राउंड है बिलोंग कर तो करता है और घर भी बिलोंग करता है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, बट द मैग्निफिशेंट ओल्ड बैनियन ट्री, लेकिन जो काफ़ी बड़ा और पुराना बैनियन ट्री है वो मेरा है. क्लासिफाई बिकॉज ग्रैंड फादर एट 65 कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट. और वो किस लिए उसका है, क्योंकि अब ग्रैंडफादर जो हैं 65 ईयर्स की हो गए हैं और वो अब उस बैनियन ट्री पर नहीं चढ़ सकते. Its spreading branches, which hung to the ground and took root again. उसकी जो ब्रांचेस हैं वो काफ़ी सारी फैल चुकी हैं, ग्राउंड को टच करने लग गई हैं, उसकी जो रूट्स निकलती हैं. आपने बैनियन ट्री में देखा होगा कि टहनियाँ जो है नीचे आके ग्राउंड में वो जड़ बन जाती हैं. तो इस तरह से वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेजेस. और उसमें से बहुत सारे मतलब कि ट्विस्टिंग पैसेजेस मतलब घुमावदार जगह बन चुकी हैं. उसकी जो जड़ें हैं जड़ें भी ऊपर आ जाती हैं और वो भी तने के टाइप में दिखाई देती हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे मतलब कि रास्ते बन जाते हैं. एंडलेस प्लेजर, और जो उसको काफ़ी अच्छा एक खुशी प्लेजर देता है. Among them were squirrels and snails and butterflies. और उनके अंदर बहुत सारी गिलहरियाँ हैं, स्नेल्स हैं और बटरफ्लाइज भी हैं. द ट्री वॉज ओल्डर दैन द हाउस. जो ट्री है बैनियन ट्री वो घर से भी ज़्यादा पुराना है. ओल्डर दैन ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर से भी पुराना. एज ओल्ड एज देहरादून itself. कह सकते हैं क्योंकि बच्चा उस टाइम पे छोटा है तो वो कह रहा है कि ऐसा लगता है जैसे जितना पुराना देहरादून है ना, क्योंकि उसका नेटिव प्लेस कौन सी है, देहरादून है, तो जितनी पुराना देहरादून है उतना ही पुराना ये बैनियन ट्री है. आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेस. मैं खुद को उसकी ब्रांचेस के अंदर छुपा सकता था, इतनी मोटी उसकी ब्रांचेस थी. बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, और जो उसके बड़े बिल्कुल गहरे अ, हरे रंग के जो मोटे पत्ते थे. एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, जो मुझे जासूसी करने में काफ़ी मदद करते थे, जहाँ से वो सीक्रेटली देखता था. माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वेयर. और मेरी सबसे पहली जो उस पेड़ के ऊपर मेरी पहले जो दोस्त थी वो थी एक गिलहरी ग्रे कलर की. Arching his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invention of his privacy. पहले तो वो जो उसकी बैक थी और उसको मतलब कि हवा में घुमाती थी, तो पहले तो उसको लगा कि मैं उसकी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहा हूँ, तो वो पहले डरती थी. बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विद कैटapult और एयर गन, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने कभी भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाया. कैटापल्ट होता है जिससे हम लोग है ना जानवरों को पकड़ते हैं, गिलहरियों को पकड़ते हैं. एक कह सकते हैं कि अ, जुगाड़ टाइप में, इस तरीके से एक जैसे चूहेदानी होती है ना, उसी तरीके से गिलहरी का एक वो बनाते हैं खेतों के अंदर किसान लोग, जिससे वो गिलहरी को पकड़ते हैं. और ना ही मेरे पास कोई एयर गन थी. ही बिकम्स फ्रेंडली. And when I started bringing him piece of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. तो वो इसीलिए मेरे साथ फ्रेंडली हो गई. धीरे धीरे मैंने क्या करना शुरू कर दिया, उसके लिए कुछ केक बिस्किट्स जो थे उनके लेकर और उनके मॉजरल्स मतलब टुकड़े स्मॉल पीसेस कर देता था फूड का. तो पहले तो उनको उसको मैंने इस तरह से अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करी, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा बोल्ड हो गई थी, मतलब कि खुल गई थी मेरे साथ, कि वो अब मेरे हाथ में से उन पीसेस को उठाकर खाने लग गई थी. एंड बिफोर लॉन्ग ही वॉज delving into my pockets and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel. और उसके बाद तो ये होना शुरू हो गया था कि वो जंप करके मेरी पॉकेट पर आती थी और मेरी पॉकेट के अंदर जाकर जो भी पॉकेट में मिलता था उसको खाने के लिए वो उसको निकाल कर खा लेती थी. मतलब कि इतनी ज़्यादा फ्रैंक हो गई थी.
एक यंग स्क्विरल थी कि एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स probably thought him foolish and headstrong for trusting a human. अब जो उसके फ्रेंड्स, क्योंकि वो यंग थी तो उसके जो फ्रेंड्स थे और उसके रिलेटिव्स थे जो उस पेड़ पर रहते थे, वो मोस्टली यही सोचते होंगे कि कितनी पागल है ये जो ह्यूमंस के ऊपर इतना ट्रस्ट करती है और उसके साथ इस तरीके से रहती है. In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, अब जब स्प्रिंग का मौसम आया, बसंत का मौसम आया, तो बैनियन ट्री जो था वो पूरा अब अपने फ्रूट से लग चुका था. उसके जो फ्रूट फिग्स जो है उसका फ्रूट है, फल है जो बैनियन ट्री पे लगता है, निम्बोरियो टाइप में होता है वो. तो बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लोक इनटू इट्स ब्रांचेस, और उसका जो फल होता है ना वो हर पक्षी बड़े उससे चाव से खाते हैं. तो अब उसके ब्रांचेस के ऊपर है ना तरह तरह के जो बर्ड्स थे वो भी आने लग गए थे. द रेड bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, manna and crows squibbling with one another. अब बुलबुल है वहाँ पर, पैरट है, मैना है, क्रोज हैं. अब वो स्क्विबलिंग मतलब कि आपस में जो है वो विवाद करते थे, तो चहल पहल मतलब कि शोर होता था काफ़ी सारा. ड्यूरिंग द फिक्सेशन के टाइम पर, बसंत के टाइम पर, द बैनियन ट्री वॉज द नॉइस्ट प्लेस इन द गार्डन, और इसीलिए बैनियन ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा शोर वाली जगह थी उस गार्डन के अंदर. Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. अब आधा जो पेड़ था, halfway of the tree, I have built उस जो राइटर था उसने अब वहाँ पर बिल्ड किया था, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया, क्योंकि उसके तने बहुत मोटे होते हैं तो उसके ऊपर अगर आप चढ़ोगे ना तो देखोगे कि इतना चौड़ा है कि वहाँ पर आप लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, कुछ भी काम कर सकते हो. तो उसने वो अपना ना एक प्लेटफॉर्म बना लिया वहाँ पर, और जहाँ पर वो आफ्टरनून में जब ज़्यादा गर्मी नहीं लगती, जहाँ पर उस जगह पर वो प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पे वो अपना टाइम स्पेंड करता था. आई कुड रीड देयर प्रॉबेबली माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम द लिविंग रूम. और वहाँ से लिविंग रूम से मैंने अपने एक क्वेश्चन भी उठाया जो मैंने उधर रखा आराम करने के लिए, और मैं वहाँ पे रीडिंग करता था. ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फाइन एंड द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर डलाइट वर. ये कुछ स्टोरी बुक्स थी, सम ऑफ द बुक्स थी जो दैट मेड अप माई बैनियन ट्री लाइब्रेरी, जिसने उस बैनियन ट्री को मेरे लिए एक लाइब्रेरी बना दिया था, क्योंकि मैं मोस्टली बुक्स जो था वो वहीं पे बैठकर पढ़ता था. When I did not feel like reading, और जब मेरे को पढ़ने का मन नहीं करता था, I could look down through the leaves at the world below. तो मैं उन पत्तों से नीचे की तरफ झांक कर देख भी लेता था, क्योंकि वो उसके लिए एक स्पाइट प्लेस भी थी, मतलब कि जासूस करने की. तो वो वहाँ से वो नीचे के वर्ल्ड को देखता था. And no one particular afternoon, I had a grandstand view of that classic of the Indian files, a fight between a mongoose and a cobra. तो वहाँ से देखता था. तो नो वन पर्टिकुलर आफ्टरनून, कोई भी वहाँ पे आफ्टरनून में नहीं होता था, लेकिन एक दिन क्लियर व्यू उसको दिखाई दिया इंडियन वाइल्ड्स का. जो इंडियन वाइल्ड्स का क्या था, मंगूस और कोबरा के बीच में फाइटिंग जो थी, जो काफ़ी हम सुनते आते हैं. तो वहाँ से उसने ग्रैंड स्टैंड इज़ अ लार्ज कवर्ड स्पेस विद रोज ऑफ सीट्स फॉर पीपल टू वॉच स्पोर्ट्स. तो वो एक ग्रैंड स्टैंड बन गया था जहाँ से वो क्लियरली वो सारा व्यू है बहुत क्लियरली देख पा रहा था. The warm breezes of approaching summer had sent everyone. अब गर्म हवाएं जो समर की थी वो चल रही थी, तो इंक्लूडिंग द गार्डनर, जो गार्डनर था वो भी अपने घर में जा चुका था. आई वॉज फीलिंग ड्रॉजी माई सेल्फ, और मुझे भी बहुत थोड़ा महसूस आने लग गया था.
wondering if I should go to the pond and have a swim with Ramu and the buffalo. तो मैंने सोच रहा था कि क्यों ना मैं तालाब पर जाऊं और एक स्विम लूं, वहां पर तैरूं मैं रामू और बफेलोज के साथ, क्योंकि पहले ना हर एक घर के अंदर है ना भैंसें होती थी, और उन भैंसों को जैसे आप लोग देखते भी हो अभी भी गांव के अंदर कि उनको एक तालाब या झोट टाइप में बना देते हैं जहाँ पर उनको ले जाकर बफेलोज को काफ़ी देर तक उसमें छोड़ देते हैं, ताकि उनका जो बॉडी है उसके अंदर वो ठंड जा सके, क्योंकि उनको काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है. When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, तो मैंने एकदम से देखा कि बहुत बड़ा एक ह्यूज टाइप का ब्लैक कोबरा जो था वो स्मूथली मूव करता हुआ कैक्टस के वहाँ से आ रहा है. एट द सेम टाइम अ mongoose emerged फ्रॉम द bushes एंड वेंट स्ट्रेट फ्रॉम द कोबरा. और दूसरी तरफ से बुशेस में से, झाड़ियों में से कोबरा वो mongoose निकल के आया और दोनों आमने सामने थे. In a clearing beneath the banyan tree in bright sunshine, they came face to face. अब ब्राइट सनशाइन यानी दोपहर के टाइम पर दोनों फेस टू फेस थे, एक दूसरे के आमने सामने. द कोबरा न्यू ओनली टू वेल दैट द ग्रे मंगूस, अब कोबरा बहुत अच्छे से जानता था ग्रे मंगूस को. 3 फीट लॉन्ग था वो. वॉज अ सुपर फाइटर, वो एक बहुत अच्छा फाइटर था, क्लेवर था, बहुत चालाक था और बहुत एग्रेसिव यानी बहुत जोश वाला था, अनफुर्तीला. बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल, लेकिन कोबरा के अंदर कुछ स्किल्स होती हैं. एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर होता है. ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट. एंड द सेक्स behind his long sharp fangs were full of deadly poison. जो शार्प उसके टीथ होते हैं स्नेक के, वो पूरे पॉइजन से भरे होते हैं. इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैम्पियंस, और जो चैम्पियंस के फाइटिंग में काफ़ी मदद करते हैं. हिजिंग डिफेंस, हिज forked tongue darting in and out, the cobra raised 3 of his 6 feet off the ground and spread his broad spectacled hood. The mongoose bushed his tail, the long hair on his spine stood up. अब दोनों के दोनों जोश में हैं. वो अपनी टंग जो है उसको बार बार इन आउट कर रहा है, क्योंकि स्नेक जो है वो जब भी उसको खतरा लगता है तो वो एकदम से सुस्कारना शुरू कर देता है, आवाज़ निकालना शुरू करता है बचाव के कारण, बाधा डालने के लिए. तो वो अपने आप को मतलब कि 6 फीट का है तो वो 3 फीट जो है वो आधा जो है वो ग्राउंड से ऊपर खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो साउंड करता है. इसी तरह से mongoose जो है वो अपनी टेल जो है उसकी काफ़ी मोटी हो जाती है, फूल जाती है, और दोनों मतलब कि लग रहे हैं कि गुस्से में अब फाइटिंग जो है वो स्टार्ट होने. दो द कॉम्बेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, और दोनों कॉम्बेटेंट्स जो हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं फाइटिंग के, वो मेरी प्रेजेंस को नहीं जानते कि मैं भी ट्री के ऊपर हूँ. दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 अदर स्पेक्टेटर्स, और थोड़ी देर में ही वहाँ पर 2 और दर्शक आ जाते हैं, स्पेक्टेटर्स, दर्शक. वन वॉज अ मैना, एक मैना है और दूसरा है जंगल क्रो. दे हैड सीन दिस प्रिपरेशंस फॉर बैटल, और वो दोनों देखते हैं ये जो लड़ाई के लिए जो प्रिपरेशन हुई है. एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम, तो वो कैक्टस पर ही बैठ जाते हैं और देखते हैं कि अब इसका आउटकम मतलब कि रिजल्ट क्या आएगा. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. वॉच करते हैं कि both of them के साथ अब क्या होता है. The cobra stood off the defensive, swing slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose know the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refuse to meet them.
अब जो कोबरा है वो अपने डिफेंसिव उसमें क्या करता है, स्लोली साइड बाय साइड मतलब कि देखता है, काफ़ी सारा ऑब्जर्व करता है और ट्राई करता है कि मॉन्गूस जो है कोई फॉल्स मूवमेंट करे और वो उस पर अटैक करे। लेकिन मॉन्गूस भी उसकी पावर को मतलब कि जिसके साथ फाइटिंग होनी है उसकी पावर को जानता है, और वो जानता है कि उसके पास जो उसकी अनविंकिंग आइज़ जो हैं वो किसी को भी झांसे में ले सकती हैं, मतलब कि गुमराह कर सकती हैं। तो वो रिफ्यूज करता है उसकी आँखों से आंखें मिलाने में, एंड इंस्टेड ही फिक्स्ड हिज गेज एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हार्ट। और वो मतलब कि गेज करना मतलब कि अपने नज़रों को टिकाता है, एकदम पॉइंट करता है वो कोबरा के जो हुड है ऊपर का जो हिस्सा है उससे नीचे, एंड ओपन द अटैक। Now, moving forward quickly until he was just within the cobra's reach. और वो आगे बढ़ता है क्विकली कोबरास को पकड़ने के लिए। द mongoose made a pretended move to one side. Immediately the cobra struck. जैसे ही वो प्रिटेंड करता है एक साइड में तो mongoose कोबरा जो है वो स्ट्रक हो जाता है। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द mongoose. एकदम से उसके वो जो 3 फीट ऊपर गया था वो एकदम से नीचे आता है उसको अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो राइटर बैठा हुआ है वो कहता है कि आप मंगूस को नथिंग कुड से, मंगूस को कोई नहीं बचा सकता। पर द लिटिल फेलो जम्प्ड नीटली टू वन साइड। लेकिन मंगूस जो है छोटा है बट वो इतना फुर्ती के साथ दूसरी साइड पे जंप कर जाते हैं, एंड डर्टेड इन अ स्विफ्टली एज द कोबरा, biting the snake on the back and darting away again out of reach. उसकी पकड़ से दूर हो जाता है। At the same moment that the cobra struck, the crow and the manna hurled themselves at him, only to collide heavily. जैसे ही कोबरा उसके ऊपर स्ट्रक करता है, क्रो और जो मैना, कौवा और जो मैना है वो भी क्या करते हैं, कोलाइड हैविली मतलब कि थोड़े से उड़ते हैं। तो कोलाइड मतलब होता है टकराना, जोर से टकराते हैं हवा के अंदर। एंड शंकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर देन रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। और फिर उनको ना एकदम से चिल्लाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप लोग टकराते हो क्लास में तो आपकी एकदम आवाज़ निकलती है, वही उन दोनों के बीच में होता है और वह वापस आकर कैक्टस प्लांट के ऊपर बैठ जाते हैं। A few drops of blood glistens on the cobra's back. अब कुछ जो ब्लड के निशान जो हैं वो कोबरा के बैक पर लगे हुए हैं। The cobra struck and missed. Again the mongoose sprang aside. कोबरा जो है वो फिर से मिस्ड कर जाता है क्योंकि mongoose जो है वो जंप कर जाता है एंड बाइट काट लेता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक। दोबारा से बर्ड्स जो हैं वो स्नेक के ऊपर डाइव करते हैं, मतलब कि जंप करते हैं। बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेंट, और फिर से वो दोनों बम्प्ड मतलब टकराते हैं एक दूसरे, एंड रिटर्न श्रिंक टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। और वो फिर से वही इंसल्ट फील करते हुए चिल्लाकर वापस कैक्टस पर आकर बैठ जाते हैं। The third round followed the same course at the first but with no dramatic differences. तीसरा राउंड भी सेम था बट इस बार कोई ड्रामेटिक डिफरेंस नहीं था, वही सेम था। द क्रो एंड द मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स डाइव्ड एट द कोबरा। उन्होंने दोबारा से प्रिटेंड किया, दोबारा से प्रोसीड किया कोबरा के ऊपर डाइव करने के लिए, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क। लेकिन इस बार वो मिस कर गए और मग नहीं हुआ। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, बट द क्रू ट्राइड टू पुल आउट इन मिड एयर एंड टर्न बैक। अब मैना जो थी वो तो उड़ गई अपने पर्च पर, मतलब कि वहीं पर जो जगह थी वहीं पर चली गई, बट जो क्रू था वो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर, वो कर रहा था कोशिश वापस जाने की। In the second that it took the bird to
do this, the cobra webbed his head back. लेकिन इस बार कोबरा ने जो था उसको हिट कर दिया था and struck with great force, he snot thudding against the crow's body. और उसने उसको डंक मार दिया था. I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. अब वो थोड़ी देर के लिए तो मर की झटपट आया, लेकिन कुछ दूर 20 फीट अक्रॉस द गार्डन वो गया होगा, लेकिन वहाँ पर वो जाकर लेट गया. द मैना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट. लेकिन मैना जो थी वो कैक्टस प्लांट के ऊपर थी. एंड व्हेन द स्नेक एंड द मंगूस रिटर्न टू द फाइट, जैसे ही स्नेक और मैंगूस दोबारा से फाइट के लिए आए, वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन. तो मैना ने सोचा कि अब मैं इंटरफेयर नहीं करूँगी. तो कोबरा वॉज वीकनिंग एंड द मंगूस वॉकिंग फेयरलेसली अप टू हिम. अब कोबरा जो था वो थोड़ा थोड़ा कमज़ोर पड़ने लग गया था, लेकिन मंगूस जो था वो बिल्कुल फेयरलेसली घूम रहा था. Raised himself on his short legs and with a lightning snap had the big snake by the snout. The cobra writhed and lashed about in a frightening manner and even collided itself about the mongoose. अब जो कोबरा था वो कमज़ोर पड़ने लग गया था, लेकिन मंगूस जो था वो बिल्कुल निडर जो था वो घूम रहा था. मतलब कि वो स्नेक के ऊपर अपने लेग से वॉर कर रहा था. द कोबरा विद इन लैशेस फ्राइटिंग मैनर्स में थे एंड वो कोलाइड कर रहा था. अपने आप से ही एंड द मंगूस, मतलब कि खुद से भी थोड़ा सा वो हो रहा था और मंगूस से भी, बट टू नो अलाइव, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था. द लिटिल फ्लू hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quelling length, gripped it round the hood and grazed it into the bushes. अब जो नेवला था छोटा था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, स्नेक को क्योंकि वो अब थोड़ा सा श्रिंकिंग करने लग गया था, तो क्विलिंग लेंथ उसकी जो थी, कांपती हुई जो उसकी लेंथ थी स्नेक की, उसने उसको पकड़ा, ग्रिप्ड किया उसके हुड से, और वो उसको ड्रैग करते हुए खींचते हुए बुशेस के पीछे ले गया. द मैना ड्रॉप्ड कंटिन्यूसली टू द ग्राउंड. और मैना जो थी वो कंटिन्यूसली ग्राउंड की तरफ देख रही थी. होप्ड अबाउट, peered into the bushes फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस. और उसने वहाँ पर उसको सेफ डिस्टेंस पे ले जाकर ले गई. एंड देन विद द श्रिल क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशन, मैना ने उनको कंग्रेचुलेट किया, मतलब कि एक आवाज़ निकाली और वो वहाँ से उड़ गई. तो ये सारा सीन जो था वो उसने बैनियन ट्री पर बैठकर देखा. लिखी गई थी रस्किन बॉन्ड के द्वारा. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी. थैंक्स अ लॉट.